प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग भारतीय शिक्षा के इतिहास के चैप्टर वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा या नई तालीम के अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो बुनियादी शिक्षा या नई तालीम, तालीम उर्दू भाषा का शब्द है, तालीम में शिक्षा होता है। वर्धा शिक्षा योजना 1937 इस अध्याय का नाम है। तो सन 1937 में गांधी जी ने वर्धा, गुजरात में स्थित है, वर्धा एक स्थान का नाम है जो गुजरात में स्थित है, शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। वहाँ की मारवाड़ी स्कूल में रजत जयंती समारोह 22 और 23 अक्टूबर 1937 को होने वाला था। उस अवसर पर भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों, नेताओं, समाज सुधारकों, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का गांधी जी के अध्यक्षता में आयोजन हुआ और वहाँ पर समाज सुधारकों, राष्ट्रीय नेताओं और शिक्षा शास्त्रियों को आमंत्रित किया गया और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का गांधी जी के सभापतित्व अर्थात अध्यक्षता में आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले शिक्षा विशारदों ने गांधी जी की योजना पर विचार करके निम्नवत प्रस्ताव दिए। तो देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है। देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है। इस शिक्षा द्वारा जो भी लाभ होता है उसने देश का कर देने वाला प्रमुख वर्ग वंचित रह जाता है। अतः प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम 7 साल का हो, जिसके द्वारा मैट्रिक तक का ज्ञान दिया जा सके, पर इसमें अंग्रेजी के स्थान पर कोई अच्छा उद्योग जोड़ दिया जाए। सर्वतोमुखी विकास के उद्देश्य से सारी शिक्षा जहाँ तक हो सके किसी उद्योग के द्वारा दी जाए, जिससे पढ़ाई का खर्च भी अदा हो सके। जरूरी है कि सरकार उन बनाई हुई चीज़ों को राज्य द्वारा निश्चित की गई कीमत पर खरीद हो। अर्थात प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को इस प्रकार हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाए कि उनके द्वारा निर्मित की गई वस्तुओं का हमारे सरकार द्वारा निश्चित की गई कीमत पर खरीदारी हो, जिससे उनकी आय व्यवस्था एवं जीविकोपार्जन चल सके। तो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले शिक्षा शास्त्रियों और शिक्षाविदों, समाज सुधारकों ने गांधी जी की योजना को अध्ययन करने के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव दिए। तो प्रस्ताव था, इस सम्मेलन की पहला है, इस सम्मेलन की राय में राष्ट्र के सब बच्चों को 7 वर्ष की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इस सम्मेलन की राय में देश के सभी बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, जो आज भारतीय संविधान में भी लागू कर दिया गया है कि भारत के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सरकार देगी। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार आज हो गया है। गांधी जी ने उस समय 1937 में केवल 7 वर्ष का बताया था, लेकिन आज 6 से 14 वर्ष, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अर्थात 6 से 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9 साल तक की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। फिर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो,
मदर लैंग्वेज। हमारी मातृभाषा आज हिंदी है। तो शिक्षा का माध्यम गांधी जी ने बताया कि हमारी मातृभाषा हो। तो हर प्रदेश की भी मातृभाषा अलग होती है हमारे यहाँ। तो वहाँ पर जैसी मातृभाषा हो उस माध्यम से, लेकिन हमारे भारत की मातृभाषा जो है हिंदी है, तो उसी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाए। तीसरा है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प जैसे बालक विद्यालय जाएं तो उनसे कुछ ऐसी गृहस्थ सामग्रियों का निर्माण कराया जाए जिससे बाजार में बिक सकें और उनको मुनाफा हो सके, जैसे सिलाई, कताई, बुनाई और चरखा, तकली बनाने का, तकली से सूत काटने का कार्य। ये सब शिक्षाविदों ने उनका एक तीसरा प्रस्ताव दिया। चौथा था शिक्षा केंद्रीय हस्तशिल्प से संबंधित हो और बच्चों के वातावरण को ध्यान में रखकर उनका चुनाव किया जाए। केंद्रीय हस्तशिल्प, तो हस्तशिल्प का एक केंद्रीय मंत्रालय भी इस समय है और वहाँ की भौगोलिक एवं आर्थिक सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे भौगोलिक आवश्यकताएं, वहाँ पर वहाँ के लोगों की क्या डिमांड है, किस चीज़ की आपूर्ति कम है, तो उसके अनुसार वहाँ पर हस्तशिल्प उस विद्यालय में चलाया जाए जिससे उसका उत्पादन हो और वो बिक्री हो वहाँ का स्थानीय लोगों में और छात्र और विद्यालय को लाभ हो। तो पांचवा है इससे अध्यापक के वेतन का व्यय निकलेगा। तो जो बिक्री होगी उससे शिक्षक के वेतन का व्यय निकलेगा, साथ ही बालक का भी खर्च निकलेगा। एक तरीके से गांधी जी शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, स्वावलंबी बन सके, अर्थात अपना रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था छात्र स्वयं कर सके। फिर आगे हम देखते हैं वर्धा शिक्षा योजना की रूपरेखा। वर्धा शिक्षा योजना जो गांधी जी द्वारा बनाई गई थी, उसका शिक्षाविदों, समाज सुधारकों और शिक्षा शास्त्रियों ने अध्ययन किया और गांधी जी ने वर्धा शिक्षा योजना की रूपरेखा निम्नलिखित प्रकार से तैयार की। पहला था बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष की हो। तो प्राइमरी एजुकेशन या बेसिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम था उसकी अवधि 7 वर्ष की हो। दूसरा, यह शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक के बालकों और बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क हो, अर्थात फ्री हो। 7 से 14 वर्ष तक के बालकों एवं बालिकाओं दोनों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क हो। तीसरा है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, मदर लैंग्वेज हो। चौथा, पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो प्राइमरी स्तर पर पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होता था। पांचवा, संपूर्ण शिक्षा आधारभूत शिल्प पर आधारित हो। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था प्राइमरी की आधारभूत शिल्प अर्थात बच्चे की आवश्यकताओं के अनुरूप वहाँ के शिल्प पर आधारित, जैसे कहीं पत्थर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तो पत्थरों के सामान बने, बांस की मात्रा ज़्यादा पाई जा रही है तो बांस के निर्मित सामान बने, तो वहाँ के बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता था। बालकों की योग्यता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिल्प का चुनाव किया जाता था। तो बालक किस शिल्प के चयन में रुचि अधिक लगाता है तो उसकी योग्यता और आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिल्प का चयन करने का उसे सुझाव दिया जाता था। सातवां है बालकों को अच्छा शिल्पीकार बनाकर स्वावलंबी बनाएं। बालकों को अच्छा शिल्पीकार बनाकर उसे स्वावलंबी अर्थात आत्मनिर्भर बनाएं।
नेक्स्ट है शिल्प का महत्व वैज्ञानिक एवं सामाजिक हो। शिल्प का महत्व जो है साइंटिफिक भी हो और सोशल भी हो, दोनों ढंग से उसका महत्व होना आवश्यक बताया। 9वां है शारीरिक श्रम पर बल दिया, ताकि सीखे हुए हस्तशिल्प से व्यवसायों में घनिष्ठ संबंध हो। शारीरिक श्रम पर गांधी जी ने विशेष बल दिया, जिससे वो सीखे हुए हस्तशिल्प से अपना व्यवसाय कर सकें और खुद का माल तैयार करके बाजार में बेच सकें। 10वां है शिल्प का बालक के जीवन, गृह एवं ग्राम तथा ग्राम के उद्योगों, हस्तशिल्पों और व्यवसायों से घनिष्ठ संबंध होता है। तो शिल्प का बालक के जीवन, गांव और छोटे छोटे ग्राम उद्योग जो लगते हैं, तो उनके माध्यम से हस्तशिल्पों की शिक्षा दी जाए, जिससे उस व्यवसाय में और बालक के बीच घनिष्ठ संबंध हो। 11वां बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जिनका प्रयोग किया जाए और ऐसी होनी चाहिए जिनका प्रयोग किया जाए और उनको बेचकर विद्यालय का खर्च चल सके। तो बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं इस प्रकार की हो, वहाँ के लोगों की आवश्यकता के अनुसार, कि वहीं के बाज़ार में वो बिक सके और उससे विद्यालय का खर्च चल सके। आगे हम बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम, तो गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम निम्नलिखित बताए थे। आधारभूत शिल्प, आधारभूत शिल्प में कौन कौन से विषय आते हैं? पहला है कृषि, दूसरा है कताई बुनाई। कृषि में कृषि उपजों का भी होता है और बागवानी भी होती है। दूसरा कताई बुनाई, कताई सूत काटना, बुनाई बिनने का, और लकड़ी का काम जो बढ़ई वगैरह करते हैं, लकड़ी से जो फर्नीचर वगैरह बनाने का काम, चमड़े का काम, चमड़े से जो जूते, चप्पल और बैग वगैरह बनते हैं। फिर मिट्टी का काम जो कुम्हार वगैरह करता है, मिट्टी के कार्य, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य। पुस्तक कला, पुस्तकों को जिल्दसाजी, जिल्द वगैरह चढ़ाने का कार्य। फिर मछली पालना, मत्स्य पालन, फल और सब्जी की बागवानी, फल की खेती और सब्जी की खेती की शिक्षा इसमें आधारभूत शिल्प में थी। गृह विज्ञान, ये विषय केवल बालिकाओं के लिए था। इसमें रसोई संबंधी ज्ञान दी जाती थी, जैसे विभिन्न प्रकार के भोजनों को बनाने की, पाक कला की शिक्षा। उसके बाद अगला है मातृभाषा। मातृभाषा के माध्यम से ये बुनियादी शिक्षा दी जाती थी। फिर गणित, साधारण गणित वहाँ पर दी जाती थी, जिससे जोड़ घटाना और गुणा भाग छात्र जान सकें। अगला है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। इतिहास जैसे अपने देश के इतिहास के विषय में, प्रदेश के इतिहास के विषय में और विश्व के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। भूगोल हमारे देश की भौगोलिक स्थिति कैसी है, यहाँ पर कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ रेल यात्रा है, कहाँ हवाई यात्रा, कहाँ बस यात्रा, कहाँ खनन विभाग है। इन सब की जानकारी भूगोल के माध्यम से। नागरिक शास्त्र के माध्यम से हमारे राजनीतिक व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की और संसद, विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के विषय में जानकारी इस विषय में दी जाती है। अगला है सामान्य विज्ञान। 5वां प्रकृति अध्ययन, प्रकृति का अध्ययन अर्थात सौंदर्य, प्रकृति के सौंदर्य का अध्ययन, कहाँ कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, उसके अनुसार प्राकृतिक
स्थानों का, जैसे जंगलों में प्रकृति अध्ययन करना, पहाड़ों नदियों के किनारे प्राकृतिक अध्ययन, वनस्पति विज्ञान, विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं उनका अध्ययन हम वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। उनका उपयोगिता के विषय में हमारे लिए क्या उपयोगी है, कौन सी नहीं, कौन सी है। फिर जीव विज्ञान, जो जीवित प्राणियों के अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, तो ये भी आधारभूत शिल्प के अंतर्गत नहीं, ये विषय था बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम का। जीव विज्ञान भी जीवित प्राणियों के अध्ययन का, जीव जंतुओं का, मनुष्य का, सभी का। रसायन विज्ञान, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अणुओं, परमाणुओं का। स्वास्थ्य विज्ञान, हेल्थ साइंस के अंतर्गत बालक को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जाती है। कब, क्या, कैसे साफ सफाई आदि पर विशेष ध्यान देने के लिए पहले एक स्वास्थ्य शिक्षा भी पढ़ाया जाता था, लेकिन बाद में जब देखा गया कि बच्चे सब ठीक ढंग से आ रहे हैं तो स्वास्थ्य शिक्षा को बंद कर दिया गया। नहीं, उसमें अध्यापक बताता था बच्चों को, नाखून चेक करता था, कपड़े गंदे और बिना नहाए हुए पहुंच जाते थे। तो इसलिए उसके सुधार के लिए समाज के और गार्जियनों को जागरूक करने के लिए ये स्वास्थ्य शिक्षा का भी बीएड कक्षा में, बीटीसी कक्षाओं में एक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था, जिससे विद्यालय में बच्चों को प्रशिक्षु जाएं और उनको स्वास्थ्य साफ सफाई के विषय में ज्ञान दे सकें। नक्षत्रों का ज्ञान, नक्षत्र, ग्रह और नक्षत्र। तो नक्षत्रों का ज्ञान, पृथ्वी का अध्ययन, चंद्रमा का अध्ययन, सूर्य का अध्ययन, उसके बाद जो 9 ग्रह हैं उनका अध्ययन भी इस पाठ्यक्रम का विषय था। फिर कला में संगीत और चित्रकला की शिक्षा दी जाती थी। संगीत, म्यूजिक और चित्र बनाने की कला, विभिन्न प्रकार के लय एवं धुन के माध्यम से संगीत की शिक्षा और चित्रकारी की शिक्षा दी जाती थी। फिर हिंदी, जहाँ मातृभाषा नहीं थी वहाँ हिंदी की भी शिक्षा दी जाती थी। शारीरिक शिक्षा में व्यायाम और खेलकूद की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि सभी शिक्षा शास्त्रियों ने, दार्शनिकों ने शारीरिक शिक्षा विकास की शिक्षा पर सर्वप्रथम पहला उद्देश्य शारीरिक विकास पर बल दिया है, क्योंकि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही सभी कार्यों का माध्यम होता है। इसलिए कहा गया है, अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। तो इस पाठ्यक्रम की विशेषताएं ये थी कि 5 विशेषताएं में अच्छाइयाँ या गुण कहा जाता है। तो वर्धा शिक्षा के पाठ्यक्रम की विशेषता थी कि 5वीं कक्षा तक सह शिक्षा थी, बालक और बालिका साथ अध्ययन करते थे और बालकों एवं बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम था। कक्षा 5 तक बालक एवं बालिका दोनों साथ में अध्ययन करते थे और बालकों एवं बालिकाओं दोनों के लिए एक ही, जो बालक अध्ययन करता था वही बालिका शिक्षा अध्ययन करती थी। दूसरा है 5वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के बाद 5वीं कक्षा के पश्चात बालकों और बालिकाओं का पाठ्यक्रम पृथक कर दिया जाता था। पृथक करके अलग विद्यालयों की व्यवस्था थी। तो प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के बाद बालिकाओं का पाठ्यक्रम अलग और बालिकाओं का अलग करके अलग विद्यालयों की व्यवस्था थी। तीसरा है 6वीं और 7वीं कक्षाओं में बालिकाएं आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृह विज्ञान ले सकती थी। तो 6वीं और 7वीं कक्षाओं में बालिकाएं जो हैं
आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृह विज्ञान ले सकती थी। अगला 7वीं और 8वीं कक्षाओं में संस्कृत, 7वीं और 8वीं कक्षा में संस्कृत, वाणिज्य, आधुनिक भारतीय भाषाओं आदि की शिक्षा की व्यवस्था है। तो 7वीं कक्षा से संस्कृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं और व्यापारिक शिक्षा की व्यवस्था दी जाती थी। 5वां है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, पर राष्ट्रभाषा हिंदी का अध्ययन सब बालकों और बालिकाओं के लिए अनिवार्य था। तो इस प्रकार आपने देखा कि बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम क्या था। आधारभूत शिल्प में पहला है कृषि, तो बालकों को कृषि कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था बचपन से ही, जिससे वो अपने रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था खुद कर सके। कताई और बुनाई उस समय चरखा चलता था, उससे सूत की कताई होती थी और बुनाई भी होती थी। सूत द्वारा कपड़े बनते थे, फिर कपड़े दरी वगैरह सब बनाए जाते थे। कालीन का भी कार्य शुरू हो चुका था। फिर तीसरा है लकड़ी का काम, तो लकड़ी का कार्य भी विद्यालयों में सिखाया जाता था। आज लकड़ी के कार्य करने वाले को बढ़ई कहते हैं, बढ़ईगिरी। चमड़े के काम का भी आधारभूत शिल्प में प्रशिक्षण दिया जाता था। उसमें बैग बनाना और चमड़े के बेल्ट बनाना, जूते चप्पल बनाना। मिट्टी का काम, मिट्टी के बर्तनों को बनाने का भी प्रशिक्षण किया जाता था। आज भी प्राइमरी स्कूलों में मिट्टी का कार्य के लिए एक परीक्षा होती है, जिसमें कोई न कोई मिट्टी की सामग्री बनाकर घर से ले आना पड़ता है। जो सरकार के प्राइमरी स्कूल हैं उसमें मिट्टी के काम। फिर 7वां है पुस्तक कला, पुस्तकों को जिल्दसाजी करने का काम, जिल्द चढ़ाने का कार्य उसमें करना पड़ता था। पुस्तकों को कागज़ और कार्डबोर्ड का काम, कागज़ बनाना, कार्डबोर्ड, क्लिपबोर्ड जो होता है जिस पर रख के लिखा जाता है, पुस्तकों की जिल्द तैयार करना, बाइंडिंग करना, ये सब का प्रशिक्षण पुस्तक कार्य में दिया जाता था। फिर अगला है मछली पालन, तो मछली पालने का भी प्रशिक्षण देने के लिए तालाब की खुदाई, उसको समय समय पर भोजन और उसके पालन का भी प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे बालक अपना जीविकोपार्जन स्वयं कर सके। 8वां है फल और सब्जी की बागवानी। फल तो मौसम के अनुसार फलों की खेती और सब्जी की खेती भी बालकों को प्रशिक्षित किया जाता था और वहाँ पर स्कूल में भी उनसे ये कार्य कराया जाता था। गृह विज्ञान तो केवल बालिकाओं के लिए था। फिर नेक्स्ट है मातृभाषा, मदर लैंग्वेज में शिक्षा दी जाती थी। गणित में हिंदी, गणित में जोड़ घटाना, गुणा भाग की शिक्षा दी जाती थी, जिससे बालक अपना साधारण गणित का ज्ञान कर सके। फिर सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास जिससे उसका सामान्य अध्ययन ठीक रहे, सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। सामान्य विज्ञान में प्रकृति अध्ययन, अर्थात प्रकृति क्या है, सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, तारे क्या हैं, वृक्ष क्या है, जीव का निर्माण कैसे हुआ, इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता था। वनस्पति विज्ञान, वनस्पतियों, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, पेड़ पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवों, सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े जीवों,
जीवित प्राणियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, बताया जाता था। रसायन विज्ञान विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों, परमाणु, अणु आदि का अध्ययन इस रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। स्वास्थ्य विज्ञान बच्चों के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी देने के लिए इस स्वास्थ्य विज्ञान को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। उसके बाद नक्षत्रों का ज्ञान, ग्रह नक्षत्र, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यूरेनस, प्लेटो आदि जो नवग्रह हैं उनका अध्ययन, और सौरमंडल का पूरा अध्ययन, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी का अध्ययन कराया जाता था। महान अन्वेषकों, महान वैज्ञानिकों की कहानियाँ बताई जाती थी, जैसे अब्दुल कलाम के विषय में, न्यूटन के विषय में, थॉमस अल्वा एडिसन के विषय में। तो इसमें जैसे एक बार थॉमस अल्वा एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, उसने 300 प्रयोग किए बल्ब के आविष्कार के पहले। एक बार तो वो मुर्गी को देखा अंडे पर बैठी है, उससे बच्चे निकलते हैं, तो खुद वो मुर्गी के अंडे पर बैठा, जिससे उसका नेकर खराब हो गया। और एक बार उसने मूर्खतापूर्ण एक कार्य और किया, देखा कि चिड़िया जो पक्षी होती हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर उड़ती हैं, तो उसने कीड़े मकोड़ों को पकड़कर उसकी लुगदी बनाई और उसे पानी में घोलकर एक बच्ची को पिला दिया। तो बच्ची उड़ने के बजाय वो बीमार पड़ गई। तो इसी प्रकार के उसने मूर्खतापूर्ण 300 प्रयोग किए। बाद में लास्ट का प्रयोग उसका, बाद में वो आज थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से जाना जाता है, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, जिससे आज हम अंधेरे में उजाला देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तो बुनियादी विद्यालयों की समय सारणी, टाइम टेबल। बुनियादी विद्यालयों के जो पाठ्यक्रम थे उसकी समय सारणी कैसे थी विषयों की। तो आधारभूत शिल्प को 3 घंटा 20 मिनट पढ़ाया जाता था, क्योंकि आधारभूत शिल्प का जो पाठ्यक्रम था बृहद था, उसमें कई विषयों का अध्ययन कराया जाता था। जैसे आप लोग अभी देखे हैं, कृषि कार्य कैसे किया जाता है उसे बताया जाता था। उसके बाद कताई, बुनाई, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, मिट्टी का काम, पुस्तक की जिल्दसाजी का काम, कागज़ कार्डबोर्ड बनाने का काम, फिर मछली पालने का प्रशिक्षण, फल और सब्जी की बागवानी। गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए था। गृह विज्ञान के अंतर्गत उनको सिलाई, कटाई, बुनाई और रसोई में बनने वाले विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की बनाने की प्रशिक्षण दी जाती थी। नृत्य और संगीत की भी शिक्षा बड़े होने पर बालिकाओं को प्रदान की जाती थी। आज नृत्य संगीत भी एक विषय के रूप में अध्ययन कराया जाता है। मातृभाषा अनिवार्य रूप से दी जाती थी, यानी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। उसके बाद सामाजिक अध्ययन में आप और सामान्य विज्ञान आपने देखा, सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र की शिक्षा, और सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, प्रकृति का अध्ययन और स्वास्थ्य विज्ञान, नक्षत्रों का ज्ञान आदि का अध्ययन कराया जाता था। फिर शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, इसमें बालक के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल कूद, व्यायाम
आज भी विद्यालयों में कराए जाते थे, जो उस समय बताया गया था। अल्पावकाश, तो बीच में 10 मिनट का उन्हें अवकाश प्रदान किया जाता था। 3 घंटा 20 मिनट, फिर 40 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट का आधारभूत शिल्प होता था। आधारभूत शिल्प का प्रशिक्षण सबसे ज़्यादा दिया जाता था 3 घंटे 20 मिनट का। मातृभाषा हिंदी थी, जो 40 मिनट का अध्ययन कराया जाता था। संगीत, म्यूजिक, आर्ट, चित्रकला और गणित का अध्ययन 40 मिनट का होता था। सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान का अध्ययन 30 मिनट का होता था। फिर 5वां है शारीरिक शिक्षा, जो 10 मिनट दी जाती थी। अल्पावकाश, विश्राम के लिए 10 मिनट। टोटल जोड़ने पर 3 घंटा 20 मिनट, इसमें 40 जोड़ देंगे, ये 4 घंटा हो गया। फिर 40, 30, 70, 70 में 4, 1, 5 घंटा हो गया, 5 घंटा 10 मिनट। फिर ये 10, 5 घंटा 20 मिनट, फिर ये 10। तो टोटल कुल समय 5 घंटे 30 मिनट का लगता था। ये बुनियादी विद्यालयों की समय सारणी थी। इसका बेसिक शिक्षा नाम क्यों पड़ा, थोड़ा समझ लिया जाए। बेसिक के अंग्रेजी के बेसिक शब्द का अर्थ, अंग्रेजी के बेसिक शब्द का हिंदी अर्थ है आधारभूत। अंग्रेजी के जो बेसिक है उसका अर्थ है, बेसिक शब्द का अर्थ है आधारभूत, और उर्दू अर्थ है बुनियादी, और उर्दू अर्थ है बुनियादी। क्योंकि यह शिक्षा निम्नलिखित कारणों के फलस्वरूप, क्योंकि यह शिक्षा निम्नलिखित कारणों के फलस्वरूप आधारभूत या बुनियादी मानी गई, इसलिए इसका नाम बेसिक शिक्षा पड़ा। तो अंग्रेजी के बेसिक का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है आधारभूत, और उर्दू अर्थ है बुनियादी। बुनियादी शिक्षा या आधारभूत का बुनियादी शिक्षा या आधारभूत पाठ्यक्रम था, और आधारभूत शिल्प के माध्यम से बुनियादी शिक्षा दी जाती थी। तो पहला, यह शिक्षा भारत की राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा संगठन का आधार बनी गई। बुनियादी शिक्षा जो है भारत राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा संगठन का आधार मानी गई, इसलिए इसे बुनियादी शिक्षा कहा गया। दूसरा, यह शिक्षा प्रत्येक भारतीय बच्चे के लिए अनिवार्य आधारभूत शिक्षा स्वीकार की गई। तो आधारभूत शिल्प के माध्यम से ये प्रत्येक भारतीय बच्चे के लिए अनिवार्य रूप से स्वीकार की गई। तीसरा, यह शिक्षा प्रत्येक भारतीय की आधारभूत संपत्ति है। तो यह शिक्षा जो थी प्रत्येक भारतीय की आधारभूत सामान्य संपत्ति है। चौथा, यह शिक्षा बच्चों की आधारभूत आवश्यकताओं और अभिरुचियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित करती है। तो बच्चों की जो फंडामेंटल आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, उनकी आवश्यकताओं से यह शिक्षा संबंध रखती है, जिससे उसके दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और वो खुद बना सके। अगला है, यह शिक्षा सभी भारतीयों को ऐसा आधारभूत ज्ञान प्रदान करना चाहती है जो उनको अपने वातावरण के बुद्धिमत्ता पूर्ण समझने और प्रयोग करने में सहायता देती है। जो इस आधारभूत शिल्प के माध्यम से यह शिक्षा बच्चों को ऐसा ज्ञान प्रदान करना चाहती है जो उनके वातावरण के अनुसार बुद्धिमत्ता पूर्ण समझने और प्रयोग करने में सहायता देती है। सातवां, यह शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प के द्वारा दी जाती है, जैसा कि अभी हमने पाठ्यक्रम में बताया, समय सारणी में भी बताया। जो आधारभूत शिल्प हैं कौन कौन से हैं, उसको कताई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई और चमड़े का काम, लकड़ी का काम, मछली पालना, इन सब के माध्यम से ये शिक्षा दी जाती थी।
जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने भावी जीवन निर्वाह के लिए कर सकता था। अर्थात अपने अगर गृहस्थाश्रम में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाद आ गया तो अपना इन सब व्यवसायों को अपनाकर अपना जीविकोपार्जन और अपने परिवार का भरण पोषण खर्च स्वयं आत्मनिर्भर बन के चला सके। इस प्रकार जैसा कि गांधी जी ने लिखा है कि बुनियादी शिक्षा बच्चों को, चाहे वे नगरों के हों या ग्रामों के हों, गाँव के हों या शहर के हों, भारत की समस्त सर्वोत्तम और अस्थायी बातों से संबंधित करती है। तो इस प्रकार आप लोगों ने बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम देखा। अब आगे हम देखेंगे बुनियादी शिक्षा, बुनियादी विद्यालयों के शिक्षक व उनका प्रशिक्षण। तो बुनियादी विद्यालयों के शिक्षक व उनका प्रशिक्षण। बुनियादी विद्यालयों के शिक्षक व उनका प्रशिक्षण किस प्रकार का होता था, इस टॉपिक में बताया जाएगा। बुनियादी विद्यालयों के शिक्षक आधारभूत शिल्प के माध्यम से शिक्षा देते थे। तो बुनियादी शिक्षा पद्धति में अध्यापक का स्थान महत्वपूर्ण था। उसे सभी विषयों की शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से देनी होती थी। उसे सभी विषयों की शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से देनी पड़ती थी। इस शिल्प का चयन विशिष्ट विद्यालय, इस शिल्प का चयन विशिष्ट विद्यालय की स्थानीय और भौगोलिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विशिष्ट विद्यालय की स्थानीय, भौगोलिक और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दी जाती थी। तो अतः बुनियादी विद्यालयों में सामान्यतः उन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति की जाती थी जो विद्यालयों से संबंधित क्षेत्रों के निवासी हों। शिक्षण कार्य के लिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। तो आज भी विद्यालयों में छोटे बच्चों को जिस प्रकार से महिलाएं प्रशिक्षित कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर पाते। इसलिए 50-50% महिलाओं और पुरुषों की नियुक्ति अनिवार्य कर दिया गया है। तो कक्षा 1 से 8 तक तो महिलाओं द्वारा ही शिक्षण कराया जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण। प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षकों का प्रशिक्षण कराया जाता था। 2 प्रकार से दी जाती थी। पहला, जैसे बुनियादी विद्यालयों की सफलता शिक्षकों पर निर्भर है, अतः इन विद्यालयों को यथासंभव प्रशिक्षित अध्यापकों की ही नियुक्ति की जाती थी। तो बेसिक शिक्षा योजना को संपूर्ण देश में लागू किया गया। उसके बाद क्रियान्वित करने के बाद अध्यापकों को लिए निम्नलिखित 2 प्रकार से प्रशिक्षण का योजना तैयार की गई। पहला, दीर्घकालिक प्रशिक्षण। दीर्घकालीन प्रशिक्षण, ये अवधि 3 वर्ष शिक्षण कार्य का अनुभव रखने वाले या न रखने वाले, ये 3 वर्ष की होती थी। इसमें शिक्षण कार्य का अनुभव रखने वाले या न रखने वाले दोनों इस प्रशिक्षण को कर सकते थे, प्रशिक्षण ले सकते थे। तो दोनों प्रकार के व्यक्ति प्राप्त कर सकते थे। दीर्घकालीन प्रशिक्षण अवधि थी 3 वर्ष और शिक्षण कार्य का अनुभव रखने वाले या न रखने वाले दोनों व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकते थे। दूसरा है अल्पकालीन। इस प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की थी। 1 वर्ष थी।
इसको केवल अनुभव रखने वाले व्यक्ति ही कर सकते थे। अनुभव रखने वाले व्यक्ति ही कर सकते थे। अल्पकालीन प्रशिक्षण काल में छात्राध्यापकों जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करते हैं उन्हें छात्राध्यापक अर्थात आधा छात्र आधा अध्यापक, तो छात्राध्यापकों जो प्रशिक्षु होते हैं बीएड और बीटीसी करने वाले छात्राध्यापकों को बुनियादी विद्यालयों के सभी विषयों की शिक्षण विधियों का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता था। तो बेसिक स्कूल्स के जो शिक्षण विधियां हैं इस ट्रेनिंग्स में, टीचर्स ट्रेनिंग्स में उन्हें बताई जाती थी। बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस माध्यम से उन्हें पढ़ाएं, खेल माध्यम से या खेल विधि से या प्रोजेक्टर के माध्यम से, जिससे उन्हें समझ में आ जाए। क्योंकि बच्चों का मस्तिष्क जो है कोरा कागज होता है, तो जैसे स्लेट नया ले लो, नए स्लेट में कुछ लिखा नहीं रहता है, उसी प्रकार से बालक का मस्तिष्क होता है और उसका मस्तिष्क रिसीव बहुत तेज करता है, रिसीवर का काम बहुत तेज करता है और छोटे बच्चों का मस्तिष्क अमिट छाप छोड़ते हैं। क्योंकि कहीं जैसे मनोविज्ञान जब पढ़ाएंगे तब आप लोगों को बताएंगे फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन के विषय में, तब ये समझ में आ जाएगा। आज उसमें नहीं जाएंगे। तो क्योंकि उनको साहित्यिक विषयों के अतिरिक्त हस्तशिल्पों की भी शिक्षा देनी पड़ती थी। हस्तशिल्प, साहित्यिक विषयों के अतिरिक्त हस्तशिल्पों की भी शिक्षा देनी पड़ती थी। हस्तशिल्प क्या था? जो पाठ्यक्रम में अभी आप लोगों को बताया गया, लकड़ी का काम, मछली पालने का काम और सिलाई, कटाई, बुनाई, कृषि का काम, चमड़े का काम, ये हस्तशिल्प के अभी वहाँ पर शिक्षण दिया जाता था शिक्षकों को, जिससे बालकों का वो प्रशिक्षित कर सकें। उसके बाद उनको मुख्य हस्तशिल्पों की शिक्षण विधियों से परिचित कराया जाता था। प्रशिक्षित विद्यालयों में उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता था जो या तो हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण हो, या उत्तीर्ण हो चुके हों, या वर्नाक्यूलर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात कम से कम 2 वर्ष तक की किसी विद्यालय में शिक्षण कार्य कर चुके हों। तो वर्नाक्यूलर लग रहा है उस समय कक्षा 8 की परीक्षा को कहा जाता था। तो वर्नाक्यूलर फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण, तो कक्षा 8 पास व्यक्ति कम से कम 2 वर्ष का ट्रेनिंग करता था, उसके बाद शिक्षक बनता था। हाई स्कूल या कक्षा 8 उत्तीर्ण व्यक्ति 1937 में जब गांधी जी ने वर्ना शिक्षा योजना बताई थी तो उस समय ट्रेनिंग करता था। हाई स्कूल या मिडिल पास छात्र 2 वर्ष का, उसके बाद वो शिक्षक बन जाता था। अगला हम देखेंगे बुनियादी शिक्षण विधि। बुनियादी शिक्षण विधि आधारभूत शिल्प पर आधारित होती है। बेसिक शिक्षण की विधि नहीं है। यह पाठ्यक्रम को निश्चित करने की विधि है। अध्यापक उन विधियों का प्रयोग करता है जो सबसे अधिक रोचक और प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई है। अध्यापक उन विधियों का प्रयोग करता है बुनियादी शिक्षण में कि जो सबसे अधिक प्रभावी हो और रोचक हो, जिसमें छात्र रुचि ले सके, उसे अच्छा लगे, उन विधियों का प्रयोग करता है। सब प्रगतिशील विधियों का बुनियादी शिक्षा में स्थान हो सकता है और प्रयोग किया जा सकता है। बुनियादी शिक्षा में चाहे जिस विधि का प्रयोग किया जाए वह शिक्षण का वास्तविक कार्य क्रियाओं और अनुभव पर अनिवार्य रूप से
आधारित होना चाहिए, क्रियाओं और अनुभवों पर। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग क्रियाओं व अनुभव और एक्सपीरियंस, ये है LEARNING, लर्निंग बाय करके सीखो। और अनुभव द्वारा सीखने के विधियों पर ज़्यादा बल दिया गया बुनियादी शिक्षा में, इसीलिए आधारभूत शिल्प को पाठ्यक्रम में लाया गया। दूसरे शब्दों में शिक्षण विधि इतनी व्यावहारिक होती है कि बालक विभिन्न विषयों का ज्ञान एक समय में प्राप्त कर सकता है, क्योंकि विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं। शिक्षण विधि इतनी व्यावहारिक होती है कि बालक सभी उन विषयों का ज्ञान एक समय में प्राप्त कर लेता है, साथ ही उसे यह ज्ञान थोड़े समय में प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो 5.5 घंटे का टाइम टेबल था प्रतिदिन का, तो उसमें उन्हीं सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता था। अभी आप लोगों ने देखा कि उसमें किस विषय का कितने मिनट अध्ययन करना था। अगला है, उसी में अभी हम बता रहे हैं, बालकों को विभिन्न विषयों की शिक्षा स्वतंत्र रूप से न दी जाकर किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से दी जाती थी। गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य विषयों आदि का शिक्षण में इसी विधि को प्रयुक्त किया जाता था। यदि किसी विषय के किसी भाग का आधारभूत शिल्प के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जा सकती है, तो उसकी शिक्षा अन्य विधि से दी जाती थी। तो पाठ्यक्रम में सब विषय परस्पर संबंधित ज्ञान क्षेत्रों के रूप में बालकों के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते थे। प्राकृतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति और हस्तकला के माध्यम से अनेक विषयों पर परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। बालक को अपनी रुचि के अनुसार हस्तशिल्प का चुनाव करने की स्वतंत्रता दी जाती है। हस्तशिल्प कई हैं, उसमें बालक का जिस हस्तशिल्प में रुचि हो उसी के चयन की स्वतंत्रता दी जाती है। अब है बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य, तो बालकों की आर्थिक समस्या कैसे समाधान होता था। तो बालक जो हस्तशिल्प के माध्यम से वस्तुओं को बनाते थे, उनको बेचकर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। इस उद्देश्य के दो अभिप्राय हैं। बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचकर विद्यालय के व्यय को आंशिक पूर्ति करना, और दूसरा बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बालकों का किसी उद्योग के द्वारा धन का अर्जन करना। इस संबंध में स्वयं गांधी जी ने लिखा है, प्रत्येक बालक और बालिका को विद्यालय छोड़ने के पश्चात किसी व्यवसाय में लगकर स्वावलंबी बनना चाहिए। किसी व्यवसाय में लगकर स्वावलंबी बनना चाहिए, अर्थात आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अपने रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था वह स्वयं कर सके। नैतिक लक्ष्य, नैतिकता का विकास करना दूसरा उद्देश्य था बुनियादी शिक्षा का, कि आधुनिक भारतीय समाज का अविराम गति से नैतिक पतन हो रहा है। अतः बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का नैतिक विकास करना है। नैतिक शिक्षा में अपना विश्वास प्रकट करते हुए गांधी जी ने लिखा है, मैंने हृदय की संस्कृति या चारित्रिक निर्माण को सर्वोच्च स्थान दिया है। मुझे विश्वास है कि नैतिक प्रशिक्षण सबको समान रूप से दिया जा सकता है। तो नैतिक प्रशिक्षण सबको समान रूप से दिया जा सके, इस बात से कोई प्रयोजन नहीं है कि उनकी आयु और पालन पोषण में कितना अंतर है। उनकी आयु और उनके घर के सब परिवार का अलग अलग होता है पालन पोषण, तो उसके पालन पोषण और आयु से कोई मतलब नहीं है। उनका प्रशिक्षण नैतिक जो है सबको समान रूप से दिया जाए।
तीसरा है सांस्कृतिक उद्देश्य। तो भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराना चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख दोष यह है कि उसमें भारतीय संस्कृति का ज्ञान न कराया कर हम पाश्चात्य आदर्शों और विचारों का भक्त बनाया जाता है। हमको भारतीय रहन सहन और उसकी कला कौशल का ज्ञान न कराकर हमें पाश्चात्य विद्या ज्ञान विज्ञान का भक्त बनाया जाता है, जो बहुत ही हमारे देश को ठेस पहुंचती है। फलस्वरूप वे अपनी परंपरागत संस्कृति से पूर्णतया अनभिज्ञ रहते हैं। इसके दूषित परिणाम को बताते हुए गांधी जी ने लिखा कि यदि किसी स्थिति में पहुंचकर एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतया अनभिज्ञ हो जाती है तो उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है, तो वह नष्ट हो जाती है। अपने इस विचार से दृढ़ रखने के कारण गांधी जी ने शिक्षा की अपेक्षा शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया है। इसी उद्देश्य से बुनियादी शिक्षा में भारतीय उद्योगों या शिल्पों को आधारभूत स्थान दिया गया और शिक्षा को भारतीय संस्कृति के अनुरूप बनाया गया। भारतीय संस्कृति हमारा यहाँ का खान पान और वस्त्र पहनावा आचार विचार ये सब है। भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ शिष्टाचार प्रणाम और नैतिक आचरण, बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार, ये सब करने की शिक्षा दी जाती है। गुरुजनों, माता पिता एवं राजा को उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना अपने माता पिता को, गुरु और राजा को उतना ही सम्मान दिया जाता है। इस प्रकार आपने संस्कृति देखा। हमारे यहाँ पाश्चात्य संस्कृति भी लोग ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ के वस्त्र खान पान, जिससे हमारे युवा बालकों का या युवाओं का पतन हो रहा है, नैतिक पतन हो रहा है। चौथा है नागरिकता का उद्देश्य। प्रत्येक व्यक्ति शासन के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने देश के या प्रदेश के सरकार या देश के सरकार के प्रति उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल, शासन के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य के प्रति उसके कर्तव्य में वृद्धि हो जाती है कि उसके साथ साथ अनेक अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। अनेक अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। वह इन कर्तव्यों का पालन और अधिकारों का उपयोग तभी कर सकता है जब इसके प्रति वह आवश्यक अपनी विधियों को, नागरिकता के उद्देश्य को पूर्ण कर सके। तो प्रत्येक व्यक्ति शासन के प्रति उत्तरदायी होता है, वहाँ की सरकार के प्रति, और जैसे घर का एक मुखिया होता है तो अपने परिवार के प्रति उत्तरदायी होता है, उसी प्रकार से अपने देश में वो प्रधानमंत्री के प्रति या राष्ट्रपति के प्रति, जहाँ जैसी शासन व्यवस्था हो, उत्तरदायी होता है। प्रदेश का है, मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। जब वह उसके प्रति सजग हो, इसके लिए ऐसी शिक्षा आवश्यक है जो उसमें नागरिकता के सब गुणों का विकास कर सके। शिक्षा इन गुणों के विकास में योग देती है। अगला है त्रिविध विकास का उद्देश्य। त्रिविध: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो भारत की वर्तमान शिक्षा पद्धति में केवल बालक के मानसिक विकास पर बल दिया जाता है, मानसिक या बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है। उसमें बालक के शारीरिक और आध्यात्मिक, मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। शारीरिक और आध्यात्मिक पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया जाता, या रंच मात्र भी ध्यान
नहीं दिया जाता है। इस प्रकार बालक का केवल एकांगी विकास हो जाता है। इसके विपरीत बुनियादी शिक्षा में बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। पाठ्यक्रम में इस प्रकार के विषयों का समावेश किया गया है कि इस प्रकार गांधी जी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वोत्मुखी और सर्वांगीण विकास हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों या विद्या का विकास हो। छठवां है सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य। सर्वोदय, गांधी जी का सर्वोदय दर्शन था। तो आज का संपूर्ण समाज स्वार्थ सिद्धि की नीति का अनुसरण कर रहा है। समाज जो है स्वार्थ सिद्ध होता है, स्वार्थी है। जैसे रूसो ने कहा है, स्त्रियां स्वभाव से चतुर, चालाक एवं स्वार्थी होती हैं। ज़्यादा पढ़ी लिखी स्त्रियां एक पुरुष के लिए महामारी, बीमारी होती हैं। तो रूसो का जो कथन था ये स्त्रियों के प्रति था, क्योंकि स्त्रियों से स्वभाव से वो विशेष रूप से परिचित था। तो ये शायद कथन सत्य भी प्रतीत होता है। रूसो एक दार्शनिक था। यह समाज स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभक्त है, धनवान और धनहीन, अर्थात अमीर और गरीब। ये दोनों वर्ग विकृत हैं, पहला धन की प्रचुरता के कारण और दूसरा धन के अभाव के कारण। दोनों जो हैं वर्ग हैं विकृत हैं, पहला जो है धन की अधिकता, प्रचुरता के कारण और दूसरा धन के अभाव के कारण। तो धनवान और धनहीन, बुनियादी शिक्षा का एकमात्र मुख्य उद्देश्य है कि इस विकृत समाज के स्थान पर सर्वोदय समाज की स्थापना की जाए। सर्वोदय समाज में श्रम का महत्व होगा, धन का नहीं। धनवान दो वर्ग में विभक्त है, धनवान और धनहीन। सर्वोदय समाज की स्थापना किया जाए, इन दोनों को मिलाकर। और श्रम को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाए, श्रम को महत्व दिया जाए, धन का नहीं। स्नेह और सहयोग की भावना विकसित की जाए, स्नेह और सहयोग की भावना का विकास किया जाए और घृणा और पृथकता की नहीं। इस समाज में शोषण का स्थान, सेवा, निज हित का स्थान परहित और संचय की प्रवृत्ति का स्थान त्याग की प्रवृत्ति होगा। बच्चों को इसी सर्वोदय समाज के लिए तैयार करना चाहिए और इस विचार से बुनियादी शिक्षा द्वारा उसमें प्रेम, सहयोग, त्याग, शिष्टाचार, आत्मविश्वास आदि भावनाओं को विकसित करने की चेष्टा की जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखकर डॉक्टर एम.एस. पटेल ने लिखा है कि बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य, एकमात्र यह उद्देश्य है कि गांधी जी की सर्वोदय समाज की धारणा के अनुसार भारतीय शिक्षा का पुनः संगठन करना चाहिए। अर्थात जो धनवान है और धनहीन है उन दोनों को समान दृष्टिकोण रखते हुए सर्वोदय समाज की स्थापना की जाए, जिससे हमारे देश का उत्थान हो सके। जो हमारे यहाँ ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव की भावना है वो मिट सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा आज का कक्षा, आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद। फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। अभी इसका शेष भाग और है, तो ठीक है, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।